नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो वैसे में एक सवाल है कि क्या तृणमूल कांग्रेस का जो जनाधार रहा है वह अपना जनाधार बचा पाएगी, या क्या कभी भविष्य में सत्ता में उसकी वापसी हो सकेगी, कभी दोबारा मजबूती के साथ खड़ी हो सकेगी। और एक सवाल यह है कि जिस तरह से सीपीएम के लोग एक समय अपनी पार्टी को छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो क्या उस तरह से अभी या आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस के नेता, उसके जीते हुए विधायकों में से कई विधायक या उसके कई लोग, महत्वपूर्ण लोग, क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्या जिस तरह से सीपीएम का जो हाल है पश्चिम बंगाल में आज के समय में, उस तरह का हाल कुछ समय के बाद क्या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की भी हो जाएगी? ममता बनर्जी की क्या राजनीति, आगे की राजनीति होगी, उसकी पार्टी की क्या दशा दिशा आगे की होगी? इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में पिछले कई सालों से काम कर रही है पत्रकार, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काफी काम किया है, समा अफरोज जी है, जो कि वहाँ की स्थिति के बारे में बताएंगी। साथ में हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु पात्रा जी, जो कि जिनका अनुभव काफी लंबा रहा है पत्रकारिता में, चैनल में भी काम किया है और अखबारों में भी काम किया है। उन्होंने कई राज्यों में जो चुनाव हुए उनको निकट से देखा है। तो इन सब मुद्दों पर की इनसे जानना चाहेंगे समा अफरोज जी से, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का क्या भविष्य है, या केंद्र में तृणमूल कांग्रेस किस तरह की भूमिका निभाएगी? इसके अलावा क्या जैसे सीपीएम के लोग एक समय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे, उस तरह से क्या तृणमूल कांग्रेस के लोग, उस पार्टी के जो जीते हुए विधायक हैं उनमें से कई विधायक या उनके कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? आज जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ी, तो और बाकी कांग्रेस या वाम दल तमाम लोग अलग अलग लड़े, तो क्या अगर मान ली सभी लोग मिल करके बीजेपी के मुकाबले में खड़े होते एक साथ मिल करके, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव परिणाम कुछ अलग होता? देखिए, ये पश्चिम बंगाल की सियासत जो है विनोद साहब, मैं पहले बता दूं कि ये एक ऐसी सियासत है कि आप उसको एक पतीला में आप उसको समो करके नहीं रख पाएंगे, क्योंकि टीएमसी का हमेशा से मिजाज अलग रहा है, सीपीआईएम के आइडियोलॉजी अलग रही है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग रही है। और इस बार के चुनाव में यही देखा गया कि कहीं ना कहीं सीपीआईएम जो है वो कांग्रेस, आईएसएफ, हुमायूं कबीर की पार्टी, एजेवीपी सबके साथ मिलने की कोशिश तो जरूर की, मगर मिल नहीं पाई, सिर्फ आईएसएफ के साथ गठबंधन की। मगर टीएमसी और सीपीआईएम एक साथ एक बैनर के नीचे हो, ये नामुमकिन है। ये मेरा अपना भी परसेप्शन है, और जिस तरह से मैं सीपीआईएम के आइडियोलॉजी से वाकिफ हूँ और टीएमसी के आइडियोलॉजी से कुछ ना कुछ वाकिफ हूँ, तो ये दो अलग अलग एकदम, ये दरिया की दो धारा है, ये कभी मिल नहीं सकते हैं। हाँ, कांग्रेस आखिरी वक्त में टीएमसी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, मगर वो कहीं ना कहीं नाकाम हुआ, जिसके कारण जो है कांग्रेस को 294 सीट में तनहा लड़ना पड़ा था। यही वजह है जो इस बार का जो रिजल्ट जो हुआ है वो वोट बिखरने के कारण भी हुआ है, क्योंकि हर किसी ने अपना, हर पार्टी जो है वो चुनाव अलग अलग लड़ी। और ऐसे में जो तकरीबन अगर बात करें तो 45 से 50 लाख के करीब में जो वोट का जो बिखराव हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बना है। क्या ममता बनर्जी का जो टीएमसी है, आप देखिए जो इंडिया ब्लॉक है जो अपोजिशन का, उसमें उनका जो पहले मीटिंग के बाद जो पटना में हुआ था, उसके बाद वो बीच में कुछ टाइम दूर रहते गए ब्लॉक से। उनका कोऑर्डिनेशन ऐसे ही नहीं था, सिर्फ तेजस्वी, राहुल और इसको अखिलेश को छोड़ के ममता एंड जो केजरीवाल, वो तो पूरा दूर दूर घूमते रहे साथ में। ये क्या प्रॉब्लम है? अभी देखिए जो लोकसभा में जो स्पीकर का जो नो कॉन्फिडेंस आया था, वो भी लास्टली जाके उन्होंने साइन किया कि दे आर नॉट बिन। ये तो आपको पता होगा इसमें ये क्यों ऐसे है। क्या ममता बनर्जी का क्या पॉलिटिक्स अभी इस सिनेरियो में कैसे, आपको क्या लगता है?
देखिए, इस सिनेरियो में भी अगर बात करें बंगाल की सियासत पर, इस पे भी चर्चा हुआ, क्योंकि जब पार्टी जब बनी थी तब भी नीतीश जी का ये देन रहा, नीतीश कुमार जी का। मगर इंडिया पार्टी जैसे ही नीतीश जी अलग हुए, उसके बाद ममता बनर्जी हो या फिर अभिषेक बनर्जी हो, इन लोगों का एक्टिविटीज में लोगों ने सवाल उठाया। खुद बंगाल के पॉलिटिक्स में भी ये सवाल उठा है कि इन लोगों का जो एक्टिविटीज रहा या फिर सिग्नेचर करने की बात रही, आखिरी वक्त में अभिषेक बैनर्जी ने सिग्नेचर करने से पहले इनकार किया, उसके बाद फिर किया। तो ये कहीं ना कहीं एक गोल मटोल, यानी कि आप उसके साथ भी रहो, उसके साथ भी रहो, यानी कि एक कहावत है ना, थाली पर के बैगन, या तो फिर आप सांप के साथ भी रहो, बेन के साथ भी रहो, मेढक के साथ भी रहो। तो ये तो पॉलिटिक्स में ऐसा तो होता नहीं है, मगर यहाँ पे ये चीज जो है वो चर्चे में रहा। यही वजह है कि लोगों का एक भरोसा जो है, कुछ एजुकेटेड लोगों का जो भरोसा था, ममता बनर्जी बोलिए या फिर अभिषेक बनर्जी बोलिए, इन लोगों पर से कहीं ना कहीं ये भरोसा भी जो है वो खत्म होता हुआ नजर आया था। नहीं, ये अभिषेक बनर्जी का पर जो बीच में ईडी का कुछ मामला चल रहा था, उस हिसाब से में तो वो दूर तो नहीं बना लिए इंडिया ब्लॉक से, क्या है ये कुछ पता है आपके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं था कि वो ईडी का रेड के वजह से या ईडी के साथ संबंध न होने के कारण जो है वो इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाया गया, ऐसी कोई बात रही नहीं। इसी दरमियान आप देखिए कि लगातार चुनाव के भी हालात हुए, और पूरे तौर पर आप दूरी नहीं बोल सकते कि पूरे तौर पर दूरी बनाई गई थी। बेशतर मीटिंग में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से टीएमसी के कोई ना कोई लोग जो है वो शामिल हुए। ये और बात रही कि ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, वो शामिल नहीं हुए, मगर इन लोगों का शामिल होना सबसे बड़ी बात होती, और इनकी मौजूदगी ही सबसे ज्यादा अहम था। मगर फिर भी कहीं ना कहीं आप इसको इस तरह से नहीं जोड़ सकते मंसूर साहब के ईडी के रेड की वजह से जो है वो आप इंडिया पार्टी से ये लोग अलहदा हुए या उन लोगों ने खुद ही अलहदा रखा, ऐसी कोई बात और इस तरह की चर्चाएं पॉलिटिकल सिनेरियो में कहीं नजर भी नहीं आया। विनोद? हाँ, ये जो ममता बनर्जी है, इनके राजनीतिक भविष्य के बारे में सवाल उठता है कि आखिर उनका आगे का क्या रास्ता है, क्या पश्चिम बंगाल में क्या जो जनाधार उनका है वो क्या बिखरेगा, या आगे क्या उनका भविष्य क्या है, मतलब किस दिशा में जाएंगी, क्या विपक्षी दलों के साथ? बिखरने का सिलसिला, विनोद जी, बिखरने का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 4 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आता है, वैसे ही आप देखें कि उनके जो एक्स एमएलए जोड़ा साकू के जो प्रभात सन्मार्ग के जो एडिटर रहे, क्या नाम में ये हो रहा है, सन्मार्ग के एडिटर भी है, विवेक गुप्ता जी, माफी चाहती हूँ, विवेक गुप्ता जी, उनको जब टिकट नहीं मिला और विजय उपाध्याय जी को मिला, तो जैसे ही अनाउंसमेंट होता है रिजल्ट का, वो अपना रिजाइनिंग लेटर जो है हर पोस्ट से वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि मैं पार्टी से हर पोस्ट से किनारा कसी ले रहा हूँ। तो ये पहला ही नहीं, बल्कि इससे पहले गारुलिया एक जगह है यहाँ पे नॉर्थ 24 परगना में, गारुलिया में, वहां पे भी एमएलए हैं, उन्होंने भी रिजाइन दिया। अब जो है जोक दर जोक जो है, जिस तरह से लोग जो है वो न सिर्फ पार्टी को छोड़ रहे हैं, बल्कि अब बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं। आप अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में इटाली हल्के में देख लीजिए, इटाली असेंबली है कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पे प्रियंका तेजरीवाल के साथ है वो कल इलेक्शन से ठीक 3 से 4 दिन पहले जो है, रिजल्ट से 3 से 4 दिन पहले जो है वो तकरीबन 5 से 5,500 लोग जो है, खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां पे प्रियंका तेजरीवाल के हाथों बीजेपी का झंडा थामकर वो बीजेपी में शामिल हुए। अब खबर ये भी आ रही है कि शाइनी घोष हो या फिर महुआ मोइत्रा हो, ये लोग भी शायद वो बीजेपी में शामिल हो। तो इस तरह से अब वो होता है ना कि जब कश्ती डूबती है तो सबसे पहले ये वही लोग छोड़ करके भागते हैं, तो छोड़कर भागने का सिलसिला जो है वो टीएमसी में अब सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे जो 81 जो 81 जो कैंडिडेट जो जीत कर आए हैं, उसमें से भी सुना यह जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30 कैंडिडेट जो है वो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। नहीं, देखिए पिछले बार भी इसी तरह से हुआ था,
जो ममता हाँ, बनर्जी जीतने के बाद ईवीएम। वो सब लाइन लगा लिए थे कि भाई हम टीएमसी में ज्वाइन करेंगे, बीजेपी हाँ, में जो थे मेंबर्स थे। ईवीएम की जो तो ये है, तकनीकी जब लेकिन ये महुआ उसकी मैत्रों के बाद बता रहे हैं, दूसरा जो वो बता रहे हैं वो तो इस तरह से लगता नहीं है। हम जिस तरह से सेंटर में देख रहे हैं दिल्ली में जो भी प्रेजेंट्स है, लेकिन वहाँ वो लोग ज्वाइन करने में क्या इनको फायदा है कि क्या नहीं है, आप जानते हैं। अब तो फिर सेंटर में इक्वेशन फिर बिगड़ जाएगा। जो 29 एमपी है लोकसभा में, और राज्यसभा में मेरे ख्याल से 15-16 है ना, क्या कितना है इसी तरह से। तो ये क्या होगा फिर सिनेरियो, बताइए। ये इस तो तरह की चेंज। इस तरह की हम्म। इस तरह की खबर आ रही है। अब ये लोग ज्वाइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे, ये चूंकि अभी तक पार्टी की जो मीटिंग होनी चाहिए, हार के मतलब रिजल्ट खराब होने के बाद अब तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने वो तमाम कैंडिडेट को, जो जीते हुए कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट है, उन लोगों के साथ कोई मीटिंग अभी तक नहीं की है। अब ये मीटिंग के होने के बाद ही अंदाजा लगेगा कि कौन ममता बनर्जी के साथ होंगे और कौन जो है वो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर आज ही एक खबर मैं देख रही थी किसी न्यूज़पेपर में ही, जिसमें ये 2-3 नाम जो है वो चर्चे में है, जिसमें एक नाम महुआ मोइत्रा का भी है कि ये लोग शामिल हो सकती हैं, मे भी हो, क्योंकि हालात जिस तरह से बंगाल में देखा जा रहा है, अब लोग जो है वो जोग दर जोग जो है वो ऐड होंगे, और बीजेपी में यही हकीकत भी है। अच्छा, मुझे ये एक चीज बताइए कि आप जानते होंगे, देखिए ये जो हंगामा बर्पा करते हैं ना, तोड़ फोड़ करते हैं ना, ये जो पढ़े लिखे तबके के जो लोग हैं, या आप या हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वो अलग तरीका के लोग, यानी कि जो सबसे लो कैटेगरी में है, जो नशा करने वाले लोग हैं, या जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, अपने घर से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को इस यूटिलाइज करती है। हालांकि ये अलग बात है कि भाजपा के ये मैं इस बात को भी सराहूंगी, सौमिक भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पे जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है, टीएमसी पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की जा रही है, लोगों पे दुकानें लूटी जा रही है, उनके दुकानों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, जगह जगह एक हुड़दंगी, मतलब एक हुड़दंग माहौल बनाया जा रहा है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ, उसमें चाहे जो भी भाजपा के लोग होंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त एक्शन भी लेंगे और हम पार्टी से बाहर भी करेंगे। सौमिक भट्टाचार्य ने कहा, जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, ये भी सराहने वाली बात है, और उनकी बातों को उनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की भी जरूरत है। मगर साथ ही साथ जब आज मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि इसमें 2 तरह के लोग हो रहे हैं। अब ये इसमें कितनी ज्यादा, इसमें जेन्युइन ये बात इस बात में कितनी रियलिटी है, इस बात को तो मैं नहीं बता पाऊंगी। कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अगर टीएमसी से अगर खुद का अगर ये है, कुछ मलाल है, आपसी में कुछ अगर तफरका है, तो उस तफरके का असर भी जो है वो बीजेपी के नाम को लेकर के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ किया जा रहा है। यानी कि टीएमसी के लोग ही खुद तोड़फोड़ कर रहे हैं और यहाँ पे भाजपा बदनाम हो रही है। इस बात में कितनी सदाकत है मैं ये नहीं बता पाऊंगी, मगर ये भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत तो रियलिटी है, ये हकीकत है। ठीक है। तो मतलब आपके अनुसार भी जो तृणमूल कांग्रेस का जो हाल है, वो जैसा आम आदमी पार्टी का हाल हुआ है दिल्ली में या और जगहों पे, उस तरह का ही हो सकता है कि बिखरने का, जैसा आपने खुद ही बताया कि बिखरने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए विनोद जी, सियासत बहुत ही अलग चीज है और बंगाल की सियासत है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी बोलिए या फिर और भी दीगर पार्टी बोलिए, मुंबई की भी पार्टी बोल दीजिए, तो इस तरह से जितने 3-4 पार्टी तो हमारी नजरों के सामने गुजरी है। और कहीं ना कहीं अब बंगाल के लोग भी अब इसी दिशा में है कि अगर इस तरह से अगर 30 से 35 अगर लोग अगर चले जाते, 30 से 35 कैंडिडेट अगर एमएलए अगर बीजेपी में चले जाते हैं, तो ये ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। और कहीं ना कहीं बंगाल में टीएमसी का दोबारा से उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसे में अब दूसरी पार्टी के लिए दूसरी पार्टी का इंतखाब करेंगे बंगाल के लोग या बंगाल के वोटर्स जो होंगे, या फिर इसी पार्टी को लेकर चलेंगे। अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर ये भी हकीकत है कि 30 से 35 अगर लोग अगर जाएंगे तो टीएमसी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होगी और फिर टीएमसी को उठना नामुमकिन रहेगा बंगाल में।
हाँ, जैसे पहले 34 साल में सीपीएम की सरकार रही, अलग अलग ज्योति बसु जैसे मुख्यमंत्री रहे, उतना लगातार बहुत अच्छा एक काफी गढ़ माना जाता था सीपीएम का। तो जैसे ही ममता बनर्जी ने वो पूरे गढ़ का ये कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उसके बाद सीपीएम के लोग ही तृणमूल कांग्रेस में आ गए, तमाम लोग तृणमूल कांग्रेस में आए। अब क्या उसी तरह का नजारा होगा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए, जैसे कि वाम दल के लोग पहले तृणमूल कांग्रेस में आए, उस तरह से अब हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए। हकीकत है विनोद जी, मैं आपके सवाल को मैं समझ चुकी हूँ। ये भी हकीकत है कि इस बार के चुनाव में बेशक जो वोट जो पड़ा है वो भी सीपीआईएम के लोगों ने ही बीजेपी को दिया है, और ये लगातार शिकायतें सुनने को आ रही थी। बार बार जो है ममता बनर्जी जो इस पर आवाज उठाती नजर आई थी, मगर अब जो है ममता बनर्जी नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी खुद कह रहे हैं कि जब यहाँ पे नंदीग्राम बोलिए या फिर आप यहाँ भवानीपुर बोलिए, ये भवानीपुर में आप बताइए कि 14,000 अगर सीपीआईएम का वोट जो है उसमें से 10,000 सीपीआईएम का वोट जो है वो शुभेंदु अधिकारी यानी भाजपा को दिया गया है। और ये मैं नहीं बल्कि खुद शुभेंदु अधिकारी इस बात की गवाही दे रहे हैं और इस बात को चर्चा में ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सीपीआईएम अब टीएमसी की तरफ तो नहीं जाएगी, मगर भाजपा को मजबूत करने में सीपीआईएम ने भी एक रोल निभाया है, जो कि जो सरगर्मियां जो सुना जा रहा है, कुछ भाजपा के लोग कह रहे हैं। और जो लिस्ट जो देखा जा रहा है, जो वो अब तो चूंकि लिस्ट भी जारी हो चुका है, कितना % वोट किसने दिया है वो भी लिस्ट अब जारी हो चुका है, तो उससे भी इस बात का ये साफ जाहिर हो रहा है कि सीपीआईएम के लोगों ने भी बीजेपी को काफी ज्यादा समर्थन दिया है और सपोर्ट भी किया है, वोट भी किया है। अब आने वाले चुनाव में किस तरह से सीपीआईएम पे लोग भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगी विनोद जी, क्योंकि यहाँ पे एसआईआर का खेल ये हर कोई जान रहा है कि यहाँ पे एसआईआर का खेल जो है वो सबसे बड़ा खेल हुआ था। और इसके जद में मैं बारहा कह रही हूँ कि इसके जद में सिर्फ मुसलमान तबका नहीं रहा, इसमें हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी रहे, हमारी नॉन मुस्लिम बहनें भी रही। और ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लोगों ने जो है वो वोट जो है एक मुश्त से जो है वो भाजपा को दिया हो और टीएमसी को हटाया हो। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा वोट माइनॉरिटी का पूरा वोट, मुसलमानों का पूरा वोट जो है वो टीएमसी के झोली में गया है, ऐसा भी नहीं है। ये भी देखने वाली बात है। मगर हाँ, ये एसआईआर का खेल जो रहा, इसके कारण कई लोग जो है अभी भी जो 100% तो नहीं बोलेंगे, मगर हाँ 40% 50% लोगों का भरोसा जो है अभी भी ममता बनर्जी पर टिका हुआ है। ठीक है, काफी मुद्दे पे बात हुई, तो और भी बात करेंगे हम लोग अलग अलग मुद्दे पे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे।